जय हिंद दोस्तों। एडोल्फ हिटलर इतिहास का एक ऐसा नाम जिसे आज तक इस्तेमाल किया जाता है या कहूँ उदाहरण की तरह लिया जाता है क्रूरता और खौफ को दर्शाने के लिए, जिसके नाजी जर्मनी की फोर्सेस ने 60 लाख से भी ज्यादा ज्यूज की हत्या की हॉलोकॉस्ट में, जिसकी फॉरेन पॉलिसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट बनी। और ये सब खत्म हुआ 30 अप्रैल 1945 को जब हिटलर कमिटेड सुसाइड। पर दोस्तों, एक ऐसी घटना भी थी 1944 की जो इस वॉर और हिटलर दोनों को खत्म करने की ताकत रखती थी एक साल पहले ही, जो ना जाने कितनी मौतों, रेप और यूरोप की तबाही को रोक सकती थी। 20 जुलाई प्लॉट या फिर ऑपरेशन वैलकैरी। तो आइए दोस्तों, हमारी इस वीडियो रिपोर्ट में इसी जर्मन कहानी को समझते हैं और जानते हैं एक ऐसी घटना को जो मद्दा रखती थी इतिहास के पन्नों को बदलने का। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है वर्ष 1933 से, जब एडोल्फ हिटलर और उसकी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या फिर मैं कहूँ नाजी पार्टी पावर में आती है जर्मनी में इलेक्शंस के बाद। लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर ही नाजी पार्टी द्वारा लाए गए कानून ने जर्मनी को रिपब्लिक से एक तानाशाही या टोटलिटेरियन देश बना दिया, नाजी जर्मनी। यानी आप ये समझो, जो जर्मन आर्मी इस कानून से पहले जर्मनी के लिए या फिर उसके किसी ऑफिस विशेष के लिए लॉयल रहने की शपथ लेती थी, उन्हें अब फ्यूरर एडोल्फ हिटलर के लिए लॉयल रहने की ओथ लेनी थी। यानी हिटलर एज अ पर्सन से ऊपर कुछ भी नहीं। 1 सितंबर 1939 को जब हिटलर की नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया और जब इसके रिटेलिएशन में इंग्लैंड और फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर किया जर्मनी के खिलाफ और शुरुआत हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तब देखते ही देखते जर्मनी पूरे यूरोप को जीतती चली गई आने वाले 2 साल के भीतर ही, इंक्लूडिंग फ्रांस। और वर्ष 1941 तक नाजी जर्मनी अपने हाइट ऑफ पावर पे थी और इन सभी सफलताओं ने हिटलर की पॉपुलैरिटी आम जर्मन्स और जर्मन आर्मी के बीच पूर्ण रूप से स्थापित कर दी थी। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का शर्मनाक सरेंडर, उसका बदला ले लिया था जर्मन्स ने अपने ग्रेट फ्यूरर एडोल्फ हिटलर के रूल में। लेकिन 7 दिसंबर 1941 को यह सब कुछ बदलने वाला था। वर्ष 1943 आते आते वॉर का रुख कंप्लीटली बदल चुका था। चाहे वो स्टालिनग्राड में 90,000 जर्मन सोल्जर्स का सरेंडर हो या नॉर्थ अफ्रीका में जर्मन फोर्सेस की हार, जर्मन जनरल्स और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के बीच भी रिसेंटमेंट काफी बढ़ चुकी थी। चाहे वो नाजी पारामिलिट्री एसएस की एट्रोसिटीज हो कैप्चर्ड इलाकों में जर्मन आर्मी के नाम पर, या फिर हिटलर के नॉनसेंसिकल ऑर्डर्स या कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मास किलिंग्स। इन सीनियर जनरल्स और आर्मी ऑफिशियल्स को अच्छे से पता था कि हिटलर को हटाना काफी नहीं है, बल्कि पूरी नाजी पार्टी को ही खत्म करना एकमेव रास्ता है जर्मनी और यूरोप को कंप्लीट डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए। और उनके इस गोल को अचीव करने के लिए उन्हें मिला ऑपरेशन वैलकैरी, एक जर्मन इमरजेंसी प्लान जिसमें रिजर्व आर्मी को अथॉरिटी थी कंट्रोल अपने हाथ में लेने की, अगर इन केस किसी भी तरह के सीरियस सर्कमस्टांसेस आ जाए तो, जैसे खुद हिटलर की मौत। हिटलर की मौत इसलिए जरूरी थी क्योंकि ना सिर्फ वो ऑपरेशन वैलकैरी को इंप्लीमेंट या शुरू करता जर्मनी में, बल्कि साथ साथ जर्मन आर्मी को भी आजाद करता उस ओथ से जो उन्होंने ली थी एडोल्फ हिटलर के लिए लॉयल रहने की। यानी हिटलर का असैसिनेशन सबसे बड़ा काम था इस पूरे प्लान या प्लॉट का। और यहाँ आता है वो शख्स जिसने कुछ ऐसा किया जिसने अमर कर दिया उसे इतिहास के पन्नों में, कर्नल क्लॉस वॉन स्टॉफनबर्ग। कर्नल स्टॉफनबर्ग एक वॉर हीरो, एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिशियल जिसने ट्यूनीशिया अफ्रीका में अपनी एक आंख, अपना एक हाथ और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां तक गंवा दी थी जर्मनी के लिए। लेकिन इसी कारण उसे बैटलफील्ड से हटाकर रिजर्व आर्मी हेडक्वार्टर्स में प्लेस कर दिया गया था, जिसका नतीजा फ्रीक्वेंट इन पर्सन मीटिंग्स हिटलर के साथ। तो प्लान ये बना कि जब स्टफनबर्ग किसी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग के लिए जाएं हिटलर के पास, तो ब्रीफकेस में बॉम्ब्स डालकर प्लेस कर दें वहां हिटलर के बिल्कुल पास। और आखिरकार दिन तय किया गया 20 जुलाई 1944 का, वुल्फ्सलेयर ईस्ट पर्शिया में हिटलर के एक मिलिट्री हेडक्वार्टर में, जहां मीटिंग्स यूजुअली बंकर्स में होती थी। यानी स्टफनबर्ग और बाकी रेजिस्टेंस मेंबर्स का प्लान बिल्कुल सटीक था, क्योंकि कंक्रीट बंकर्स बड़े आराम से एम्पलीफाइड या बढ़ा देती बॉम्ब्स के एक्सप्लोजन को, और नतीजा होता कंप्लीट असैसिनेशन उस बंकर में मौजूद हर शख्स का। लेकिन 20 जुलाई का वो कॉन्फ्रेंस बंकर में ना होकर
तय किया गया वुडन ओपन हर्ट में गर्मी को देखते हुए, जो फुल्ली वेंटिलेटेड था खिड़कियों से। और ये पहला सेटबैक था स्टफनबर्ग के प्लॉट का। लेकिन स्टफनबर्ग और उसके एडजुटेंट लेफ्टिनेंट हैफ्टन ने अपने प्लान को अबॉर्ट नहीं किया, ये सोचते हुए कि उनके बैग में रखे 2 बॉम्ब्स काफी हैं पूरे हर्ट को बर्बाद करने के लिए। मीटिंग से जस्ट पहले स्टफनबर्ग ने शर्ट चेंज करने की एक्सक्यूज दी और बॉम्ब डिटोनेट करने के लिए एक रूम में गए। लेकिन जब तक वो अपने एक हाथ से दोनों बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर पाते, मीटिंग शुरू हो चुकी थी और उन्हें बुलाने के लिए एक स्टाफ मेंबर रूम के गेट पर भी आ पहुंचा। और इस कारण 2 में से सिर्फ एक ही बॉम्ब एक्टिवेटेड थे अब। और ये दूसरा सबसे बड़ा सेटबैक था इस असैसिनेशन प्लॉट का। कॉन्फ्रेंस हट में पहुंचते ही स्टफनबर्ग ने स्टाफ मेंबर को ये बोला कि उन्हें सुनने में दिक्कत है, इसलिए उसे फ्यूरर एडोल्फ हिटलर के नजदीक जगह दी जाए, जो हुआ भी। और स्टफनबर्ग ने धीरे से अपने बैग को, जिसमें एक बॉम्ब एक्टिवेटेड था, उसे प्लेस किया हिटलर के बिल्कुल पास। और कुछ देर बाद ही एक प्री प्लान्ड फोन कॉल को अटेंड करने के लिए वो बाहर गए मीटिंग से। और उनके निकलते ही 1 मिनट के भीतर ही एक जोरदार धमाका हुआ उस हट में, जिसे देखकर ये तय था कि कोई भी बचा नहीं होगा उस एक्सप्लोजन में। तो स्टफनबर्ग और उसके एडजुटेंट वहां से सीधा निकल पड़े बर्लिन रिजर्व मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स के लिए। लेकिन जब वो दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि ऑपरेशन वैलकैरी एक्टिवेट किया ही नहीं गया था बाकी रेजिस्टेंस मेंबर्स ने। और कारण था कंफ्यूजन कि हिटलर की मौत हुई भी है या नहीं। स्टफनबर्ग के यकीन दिलाए जाने पर कि उसने खुद कॉन्फ्रेंस हट के चिथड़े उड़ते हुए देखे, तब रिजर्व आर्मी शुरुआत कर देती है कंट्रोल्स अपने हाथों में लेने की, जर्मन एडमिनिस्ट्रेशन की और टॉप नाजी लीडर्स को अरेस्ट करने की। पर दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बीता जा रहा था, हिटलर की मौत की कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं आई। भले ही ऑपरेशन वैलकैरी अपने फुल फोर्स में था और एक लेट नाइट रेडियो ब्रॉडकास्ट ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि उस ब्रॉडकास्ट में कोई और नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर की आवाज थी, जो इस हमले में पूरी तरह बच गया था। क्योंकि जिस बॉम्ब को स्टफनबर्ग ने हिटलर के बिल्कुल पास रखा था, उसे उसके जाने के तुरंत बाद एक दूसरे आर्मी ऑफिसर ने उठाकर टेबल की दूसरी तरफ कर दिया था। यानी एक्सप्लोजन भी हुआ, 3 मौतें भी हुई, लेकिन हिटलर बिल्कुल सही सलामत। और इसके साथ ही अब रिजर्व आर्मी का ऑपरेशन वैलकैरी पूरी तरह से पलट चुका था और स्टफनबर्ग और दूसरे कॉन्स्पिरेटर्स को पकड़ने के लिए वही रिजर्व आर्मी की फोर्स हेडक्वार्टर्स आती है, जहां उनसे मुठभेड़ में स्टफनबर्ग के लेफ्ट हैंड में गोली तक लगती है। आखिरकार जब सभी कॉन्स्पिरेटर्स को पकड़ लिया जाता है, तब रिजर्व आर्मी के ही कमांडिंग ऑफिसर जनरल फोरम के ऑर्डर्स पर उन्हें तुरंत कोर्ट मार्शल समरली एक्सिक्यूट किया गया। हिटलर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स कि उन्हें जिंदा पकड़ा जाए उसके बावजूद, ताकि जनरल फोरम का इस प्लॉट में शामिल होना किसी को पता ना चल पाए। और दोस्तों, जब हेडक्वार्टर्स के कोर्ट यार्ड में स्टफनबर्ग और बाकी लोग लाइन से खड़े थे, तब उसके एडजुटेंट लेफ्टिनेंट हैफ्टन, जिसका नंबर स्टफनबर्ग के बाद था फायरिंग स्क्वाड में, उसने पहले आकर गोली खाई स्टफनबर्ग की आंखों में देखते हुए, ये दर्शाते हुए कि कोई भी अफसोस, कोई भी पछतावा नहीं है उसे, बल्कि गर्व है उस कोशिश पे जो उन्होंने की अपने देश के लिए। और जब स्टफनबर्ग को गोली मारी गई, तब उनके आखिरी शब्द थे, लॉन्ग लिव सेक्रेड जर्मनी। वर्ल्ड वॉर II के भी बाद काफी दिनों तक स्टफनबर्ग और बाकी रेजिस्टेंस मेंबर्स को एक ट्रेटर, एक देशद्रोही की ही तरह देखा गया जर्मनी में। जब नाजियों के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स और इनह्यूमन एट्रोसिटीज को जर्मन्स ने जाना, तब समझ आया उन्हें कि वो एक ट्रेटर नहीं बल्कि सच में अपने देश से प्यार करने वाले एक रेवोल्यूशनरी थे। और आज स्टफनबर्ग का नाम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोज की तरह लिया जाता है जर्मनी में, क्योंकि किसी गवर्नमेंट या उसकी पॉलिसीज का विरोध कभी भी अपने खुद के देश से ट्रीजन या गद्दारी नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं आपके अपने थॉट्स। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक ख्याल रखें अपना और आपके अपनों का। जय हिंद।